हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो प्रेप। बच्चों, कैसा रहा आप सभी का एग्जाम जीटीएससी स्लॉट 1 फॉर ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स ओवर हियर। कमेंट में बताएंगे सारे बच्चे कैसा रहा आपका एग्जाम। डू लेट मी नो क्विकली इन द कमेंट सेक्शन ओवर हियर। अच्छा रहा होगा, आई बिलीव सो, राइट। स्लॉट 1 का एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है एंड ओवर हियर वी आर विद द डिटेल्ड पेपर एनालिसिस एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन पेपर एज सच ओवर हियर। ठीक है बच्चों, सो डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी अभी प्रोबेबली कुछ पर्टिकुलर इश्यूज की वजह से, ड्यू टू पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर रीजन, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अप दिस एग्जामिनेशन इन द स्लॉट 1, ठीक है, ठंड रखिए। और आपका स्लॉट 2 का एग्जाम अभी होने वाला है। मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट एग्जामिनेशन एट 8 PM टुडे, या फिर आप कल भी एग्जाम दे सकते हैं ऑन 21 जून। तो जाना है आपको अपने गोप्रेप के ऐप में, चेकआउट about all the details of this GoPrep talent search examination। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू डू इट राइट अवे एंड सो दैट यू ऑल कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज सच। ठीक है बच्चों, चलिए, सो लेट्स गेट बैक टू दिस पार्ट ऑफ द पेपर एनालिसिस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर विथ द फिजिक्स पोर्शन। So let's get started with the very first question over here. You all can check it out. That is, there are 4 cars A, B, C and D which are moving on a leveled road. मतलब plain road में ऐसे move करिए in a probably in a simple straight line. The distance versus time graphs are shown to us in the figure. इनका ये part मुझे given है यहाँ पर. So it's very simple to evaluate over here कि बच्चों यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर जो fastest car होगी उसकी slope सबसे ज्यादा होगी। फास्टेस्ट कार विल बी दिस C एंड द स्लोएस्ट वन जिसकी स्लोप सबसे कम होगी दैट विल बी द कार B। सो कार B इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट वन एंड दैट ऑप्शन B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, I believe so all of you are able to get this part. A will not be faster than the car D. A is going to be slower because उसका slope कम है। Similarly, car C will be slower than car D. ऐसा भी नहीं होगा। कार C is the fastest one over here। ठीक है, सो ये बाकी सारे ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन B will be the correct answer of this question. Okay, moving on to the question from your fluid mechanics part portion over here. फ्लूइड से यहां पर रिलेटेड है चीजें, राइट। सो देयर आर 4 balls 1, 2, 3 and 4 which displace 10 ml, 24 ml, 15 ml and 12 ml of a liquid respectively. ये यहां पर गिवन है। Which ball will undergo the maximum apparent loss in weight? समझने की जरूरत यह है हमको दैट दिस apparent loss in weight is equivalent to your buoyant force। ये buoyant force के बराबर होता है। So whatever is the value of this buoyant force that will be equal to the apparent loss in the weight of the body। ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत थी। ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो शायद आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वहां से ये आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, and this is also given as rho into V into G, where this rho is the density of the displaced liquid, V is the volume of the displaced liquid and G is your usual acceleration due to gravity। तो बच्चों सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज्यादा V मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसका होगा। डेफिनेटली इसका होगा 24 ml वाले का होगा पार्ट 2, जो यहां पर ये जो दूसरा वाला है, दूसरी वाली जो बॉल है, इसका सबसे ज्यादा होगा। Therefore, the apparent loss in weight will be the maximum for this case, the second one over here, the second ball as such over here। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आई बिलीव सो ये सबने कर लिया होगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन एज सच ओवर हियर। क्वेश्चन को सब लोग एक बार स्क्रीन पॉज करके चाहो तो पढ़ लो अगर आपने नहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर बॉल ओवर हियर। लेट्स से मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ग्रीन कलर की बॉल है और मैं इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इफ आई प्रोजेक्टेड तो ये ऊपर जाएगी किसी डिस्टेंस पे और फिर ये वापस नीचे आ जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और जब ये नीचे आ रही है देन इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स, तब ये नीचे की तरफ को वेलोसिटी होगी इसकी, एज वेल एज द फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल ऑल्सो बी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ओनली। मैंने यहां पर देखा जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है दोनों का डायरेक्शन यहां पर सेम है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों आपको पता होना चाहिए यहां पर दैट पावर इज बेसिकली व्हाट इट कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन आप क्या बोल सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप वर्क डन को बोल सकते हो।
divided by time. अब now this part s upon t, that is displacement upon time, will be nothing else but your velocity. और मैं यहां पर अब क्या बोल सकता हूं, that power is equal to force into velocity. Probably this might be a new formula or new expression for many of the students over here. ठीक है, अच्छी चीज है कि आपने यहां पर आज सीखी है ना, कितनों के लिए ये चीज नई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ग्रेट ग्रेट, सही है. तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हमने यहां पर देखा बच्चों. ठीक है, और इसके हिसाब से वी कैन चेक इट आउट दैट एट द पॉइंट वेयर द बॉल और दिस बॉडी इज जस्ट रिटर्निंग एंड इट इज अबाउट टू हिट द अर्थ बैक, तब फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बिकॉज एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी इज गोइंग टू हैव द जीरो वेलोसिटी, और फिर उसके बाद जैसे नीचे गिरती जा रही है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, राइट. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द फोर्स पार्ट, फोर्स भी मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहां पर, राइट. यू ऑल नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट आर स्क्वायर वाला पार्ट, राइट. यू नो दैट पार्ट, राइट. तो इसलिए एट द इंस्टेंट व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू हिट द अर्थ, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट force and velocity both will be very high and will be kind of maximum, and therefore once again option B is correct over here. ठीक है, चलिए moving on to the question number 4. थोड़ा सा मिक्स्ड अप प्रॉब्लम है यहां पर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहां पर, सब लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. It says that a stone of mass 1 kg. Let me keep noting down the data over here. This is also one other very important point that how to solve these types of the numerical questions. आपको data note down करते चाहिए बच्चों, ठीक है. M is equals to 1 kg with a velocity of 20 meters. तो मतलब it is thrown with an initial velocity of 20 meters per second. ये भी given है. Across a frozen lake of a frozen surface of a lake, and it comes to rest. So comes to rest मतलब final velocity is equals to 0. आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस मतलब s इज इक्वल टू 50 मीटर्स हो गया. ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड, मतलब f मुझसे पूछा जा रहा है. नाउ लेट मी नो इफ यू ऑल हैव स्टडीड दैट फोर्स कैन बी रिटन एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ओवर हियर यू कैन सी दैट मास इज गिवन टू अस, वी नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मुझे निकालने की जरूरत है. अब हम क्या करेंगे, अब हम मदद लेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन. स्पेसिफिकली कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें मैं ये u s और ये v का यूज कर सकूं, राइट. सो व्हाट विल इट बी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट डू यू गेट एज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इट कम्स आउट एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ s. सॉल्व करेंगे, सब लोग बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में व्हाट डज इट कम्स आउट एज. 0 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50. सो प्रोबेबली ये आपका आ रहा होगा माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ रही होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू. आर यू ऑल गेटिंग दिस? लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा. आंसर में क्या लिखना होगा आपको, फोर्स दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मैं अगर यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करूंगा तो मैं इसको यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 kg इज द मास एंड एक्सेलरेशन. आप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिख लो, कोई टेंशन की जरूरत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इट इज गोइंग टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी 4 न्यूटन. करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन बी ओवर हियर, सरप्राइजिंगली, माय गॉड. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Another interesting question. It gives you know, another very important concept for all of you to understand over here. Statement A was probably easy for many of the students to answer and judge that statement A तो गलत है ना? Why? Because infrasonic speed of sound जो होती है, it is the one which is below the audible range, जो कि below audible range of the human ears होता है, उसके नीचे की ये होती है, right? तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ए जो है ये तो आपका गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट ए इज नॉट ट्रू, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. और मैं बता दूं सभी बच्चों को, अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में नहीं पता है, लुक एट द स्टेटमेंट बी. दैट इज द वे हाउ वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. दैट इज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया. मतलब यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी पास हो रही है उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं. Therefore, once again, option B is correct over here. सही है, चलिए. So, moving on to the next question over here.
अनदर इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओवर है, दैट इज, सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए सब लोग, मैं चाहता हूं एवरीबडी वंस अगेन रीड दिस क्वेश्चन डिस्पाइट अटेम्प्टिंग इट इन द एग्जामिनेशन ओवर देयर। फिर से एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ेंगे, फिर मैं इसका डिस्कशन करता हूं। ओके चलिए, सो प्रोबेबली आपने स्क्रीन पॉज करके भी शायद देख ही लिया होगा, है ना, कि क्या है ये क्वेश्चन। एनीवेज, skier of jump 60 kg stands at the point P at the top of the ski jump and moves from P to Q. P से Q की तरफ ये आ रहा है, takes off his jump at Q as shown in the figure, and if 30% of the change in, so यहां पे कुछ gravitational potential energy का change हो रहा है when the skier moves from P to Q because of the difference in the height. P पे height है 70 meters और Q पे height है 30 meters, है ना। एंड यू नो इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, और फिर अगर बोला जाता है कि 30% ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू नो बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट क्यू, यू हैव टू इवेल्युएट द स्पीड विथ विच द स्कीयर अराइव्स एट द पॉइंट क्यू। मैं इसको बड़े फिगर में यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, यू ऑल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। स्कीयर प्रेजेंट है पहले पॉइंट पी पे, फिर यहां पे ऐसे इसने मूव करना स्टार्ट किया और ये पॉइंट क्यू पर आ गया। यहां पर आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी हमको यहां पर निकालनी है। यहां पर वेलोसिटी थी 0, यहां की वेलोसिटी मुझे निकालनी है। दिस इज व्हाट आई हैव टू सॉल्व ओवर हियर। सो व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट आउट। तो वो हो जाएगा mg इंटू कितना, डेल्टा h, मतलब चेंज इन द हाइट, सो दैट इज 60 kg into g is your acceleration due to gravity, that is 10, I'm taking it as 10. Delta s is 70 minus 30, so that is probably आपका ये आपका हो जाएगा, if I'm not wrong, it should be 24,000 joules। मेरे ख्याल से इतनी आपकी वैल्यू आ रही होगी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। फिर आपको यहां क्वेश्चन में दिया गया था 30% ऑफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू नो बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट क्यू, मतलब ये हो गया 30% of this 24,000 joules. What would this become? ये हमारा बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा 7,200 joules. You will be getting that this is the value of 7,200 joules. ये बनती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 7200। Now you can simply get the value of v square first of all over here by solving this over here, that is I'm just placing the values and simply you should be able to get the answer। okay, यहां से फिर आपको v की वैल्यू निकालनी है, ये आपको सिंपल सॉल्व करना है और कुछ भी यहां पे बचा ही नहीं है। क्वेश्चन दिस इज प्रोबब्ली 120, so what you get is that this is 240, यहां पे शायद आपको 240 आ रहा होगा। so v is under root of 240 over here meters per second, ये आपका करेक्ट आंसर था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट वाज प्रोबब्ली द ऑप्शन डी, आई बिलीव सो, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये शायद आपका आंसर था यहां पे, ठीक है, सही है, मजा आ गया सबको। सो गाइज, लेट मी ऑल्सो अनाउंस ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद अ वर्कशॉप सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है, ऑन मंडे। So stay tuned with our channel, with our platform over here, and there is going to be a workshop session for this GTSC, for all the GTSC registered students. So make sure that you attend that, and let's now move on to the chemistry portion. Okay. Hello everyone. आज हम बात करेंगे about the GTSC questions जो आपके chemistry section में आए थे। So I welcome you people, and I am your teacher here of chemistry at GoPrep, and my name is Akanksha Khandelwal. So क्या क्या questions के solutions हैं, and I hope आप सभी को बहुत simple लगे होंगे chemistry के questions. So let's quickly begin with the questions that you have in the GTSC paper. पहला क्वेश्चन जो आपका था वो ये था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहा है किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप पता लगा लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिस कंपाउंड में या जिस एलिमेंट में है या मॉलिक्यूल में, उसमें ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स हम फॉर्मूला यूज करेंगे, given volume divided by the volume at STP। किसी भी गैस का वॉल्यूम एट STP जो होता है, एक मोल उस गैस का वो होता है 22.4 लीटर्स। मैं इसलिए वॉल्यूम वाला पार्ट ले रही हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे गैसियस फॉर्म्स में है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड 15 फॉर द ऑप्शन ए, इट्स गोना बी 15 डिवाइड बाय 22.4 liters। ओके,
which would come out to be approximately 0.67 moles. Then for option B, this is for hydrogen basically. Then for nitrogen, it would come out to be 5 divided by 22.4 liters. ठीक है, इसे आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 0.22 मोल्स. ओके, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का तो आपको पता चल गया. अब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में है, इसमें गिवन है मास. सो हम दूसरा एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास divided by the molar mass या molecular mass. So for option C, if you will solve here, you will find that 0.5 divided by, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, so यहाँ पे आपका मोलर मास हो गया 2, which is 0.25 moles. एंड इसी तरह से यहाँ पे कितना है ऑप्शन टी में 10 divided by 16 into 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, 32. ओके, सो अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 32 से, सो यू वुड गेट 0.31 मोल्स. अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि ऑप्शन ए के अंदर 0.67 मोल्स हैं, और मैंने जैसा पहले बताया था जिस भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर 15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन. क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? लेट्स से हमने कॉपर सल्फेट लिया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को मैंने लिया एंड मैंने एक टेस्ट ट्यूब में उसे डिसॉल्व करा वाटर के साथ. ओके, आफ्टर हीटिंग मैंने उसे काफी टाइम तक हीट किया और उसके बाद मैंने उसे ओवरनाइट लेट्स से कूल डाउन होने के लिए रख दिया. तो क्या होगा, मेरे पास सुबह सुबह आप अगर आके देखेंगे लेट्स से, सो वहां पे प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन हो जाते हैं. इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन किस चीज पे डिपेंडेंट हुआ? आपका सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट हुआ. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस. The next question that you had was a very simple question. In fact, the effect of change of temperature on the physical state. आप सभी को पता है ये वाली बात तो, कि अगर मैं किसी solid substance को heat करती हूँ तो वो liquid में convert हो जाएगा. अगर मैं किसी liquid को further heat करती हूँ तो वो gaseous substance में convert हो जाता है. And upon reversing these processes, मतलब अगर मैं किसी लिक्विड को कूल डाउन करती हूं तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एंड किसी गैस को अगर कूल डाउन करूंगी तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हम अपनी लाइफ में नॉर्मली आसपास भी देखते हैं. दीज आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू हैव. सो आप देख सकते हैं ऑप्शन एक्स जो है वो सॉलिड है, वाई लिक्विड है और जेड गैसियस फॉर्म है. फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. The next question that you had was a very simple, straightforward question, जो आप atomic models पे पढ़ते हैं, right? So option part A जो कह रहा है वो कह रहा है आपका Thomson proposed that the nucleus of an atom contains protons and neutrons. Thomson ने कभी भी ये वाली बात नहीं की थी, आप जानते हैं, right? It was Rutherford who talked about the nucleus. Rutherford थे जिन्होंने हमें बताया था about the nucleus. J.J. Thomson only talked about electrons. Okay, so this statement is false. Similarly, part B जो है, the cathode rays obtained from all the gases consist of negatively charged particles called electrons. That was the cathode ray experiment जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें cathode rays जो निकलती हैं किसी भी gases के लिए, okay, वो यहाँ पर negatively charged particles obtain होते हैं जिन्हें हम electrons कहते हैं, जिसे J.J. Thomson ने perform किया था. So ये statement बिल्कुल सही है. So A part is false, B part is true. If you will match it from between the options, it's option A which is coming out to be the right answer. Then the next question, this was a really nice and interesting question. Okay, तो थोड़ा सा टाइम भी ले रहा होगा आपका, I'm sure. इसमें क्या कह रहा है वो, 3.42 grams of sucrose is dissolved in 18 grams of water in a beaker. The number of oxygen atoms in the solution are. बेसिकली यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन एटम्स निकालने पड़ेंगे. एक तो सुक्रोज, पहले सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11. दिस इज सुक्रोज. हम सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं. ओके, दैट कम्स आउट टू बी 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16. अगर आप इस सब चीजों को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 342 grams per mole. This is the molar mass of
सुक्रोज, ठीक है, ये है आपका सुक्रोज। ओके, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मैं जैसे पहले बताया था, गिवन मास, आई एम राइटिंग हियर द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट। सो गिवन मास कितना है हमारे पास 3.42 डिवाइड बाय मोलर मास जो हमने कैलकुलेट 342, इट कम्स आउट टू बी 0.01 मोल्स। दैट मीन्स 0.01 मोल्स है। अगर आप इसे कोरिलेट करते हैं तो मेरे पास क्या है, अगर 1 मोल सुक्रोज गिवन है मेरे पास, इफ आई हैव गॉट 1 मोल ऑफ सुक्रोज, ठीक है, तो उसके अंदर कितने, यहाँ पे बात हो रही है आपके बच्चा ऑक्सीजन एटम्स की। सो कितने ऑक्सीजन एटम्स है, बेसिकली यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है, तो 11 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स हो गए, अवोगाड्रो नंबर, Na is the Avogadro number here, right? So it comes out to be 11 Na Avogadro numbers of oxygen atoms 1 मोल में। तो 0.01 मोल में of सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 0.01 into 11 into Na, right? So it comes out to be 0.11 into Na oxygen atoms। ये सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज से आया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन एटम्स पूरे सोल्यूशन में कितने हैं, जिसमें सुक्रोज भी है एंड वाटर भी है। तो इसी तरह सिमिलरली आप लोग वाटर के लिए भी सॉल्व करेंगे। 18 ग्राम्स गिवन है, वाटर का मोलर मास भी 18 ही होता है, right? So molar mass of water is also 18 grams per mole। टेक्निकली मेरे पास कितना वाटर हो गया, 1 मोल वाटर हो गया मेरे पास। आई हैव गॉट 1 मोल ऑफ वाटर। यू कैन सी हियर देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स देयर इज ओनली अवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर हमें ऑक्सीजन एटम्स का निकालना है, राइट? तो मेरे पास सुक्रोज से पहले कितने आए थे, 0.11 इंटू अवोगाड्रो नंबर ऑक्सीजन एटम्स, ये सुक्रोज से आए थे। ऑक्सीजन से कितने आए हैं, 1 अवोगाड्रो नंबर, दैट इज अवोगाड्रो नंबर बिकॉज 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, जिसमें आपके क्या अवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। सो Na ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो आगे आपके पास 1.11 इंटू Na oxygen atoms. This is the total number of oxygen atoms that you have in this solution. And you know very well Avogadro number कितना होता है, 6.022 10 to power 23। इससे अगर आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखेंगे और आप सॉल्व करते हैं, you would get option A, that is 6.68 into 10 to power 23 as the right answer. Then the next question, this was again a very simple question that you have. The element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash. आपको इसमें दोनों के chemical formulas पता होने चाहिए. So baking soda is represented by, it is also called sodium hydrogen carbonate, and your sodium carbonate is called soda ash. तो आप खुद ही देख सकते हैं, सोडियम कॉमन है, कार्बन कॉमन है, ऑक्सीजन कॉमन है, सिर्फ जो कॉमन नहीं है वो है हाइड्रोजन एटम। Then the last question that you had in the chemistry section of the GTFE paper was this one. बोहर के 4 तरीके से इसने represent किए हैं मॉडल्स को और पूछा है which among the following is, which are the set of isotopes that you have here. बेसिकली अगर आप रिकॉल करो, आइसोटोप्स होते कौन है? आइसोटोप्स वो हैं, जैसे लेट्स से हमने 12 ये इस तरह लिया, ठीक है। सो आइसोटोप्स आर व्हाट, दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, वहीं पे जो मास नंबर है जो ऊपर लिखा है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, इफ यू कैन रिकॉल, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है? What is atomic number? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना न्यूट्रल एटम, सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब उनमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होंगे, फाइन। एंड क्या डिफरेंट होगा फिर? मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर इज सम ऑफ योर प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट यू हैव। प्रोटॉन्स अगर सेम है तो न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो आपके डिफरेंट होंगे, राइट। सो न्यूट्रॉन नंबर जिनमें डिफरेंट है और प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर जो भी क्वेश्चन में गिवन रखा है आपको, इस केस में प्रोटॉन्स गिवन है,
सो यू हैव टू लुक फॉर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिन सब्सटेंसेस में है, मगर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है. अगर आप कंपेयर करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को, तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही चीजें अलग है, तो ये आइसोटोप नहीं है. सिमिलरली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, अगेन हियर न्यूट्रॉन नंबर इज सेम, अगेन इट्स रूल्ड आउट. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बीच में भी अगेन न्यूट्रॉन नंबर इज सेम, राइट. यू हैव टू लुक फॉर द सेम नंबर of protons but different number of neutrons, और ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में ही सही बैठ रहा है. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप आप सभी को केमिस्ट्री के वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे जीटीएससी पेपर में, राइट. नाउ आई वांट टू मेक आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपने जीटीएससी का पेपर अभी तक बच्चा अटेम्प्ट नहीं किया है, सो नेक्स्ट स्लॉट में जल्दी से उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है. एंड द लिंक इज प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also, there would be a very important workshop specially for you people on Monday. So don't forget to join that workshop. And इस section, chemistry section के बाद, now we'll be moving towards the next section of the paper. Thank you. Hello students, this is the paper discussion series of GoPrep Talent Search exam for 10th standard slot number 1. And we are going to discuss the biology segment. So let's start our discussion. As I told you that we are going to discuss the biology segment. So first question of the biology segment and question number 14 of your paper. Where is chlorophyll found in prokaryotic, in photosynthetic prokaryotic bacteria? Well, it is associated with the nucleoid region of the bacteria. That's an incorrect statement. The nucleoid region of bacteria has double-stranded circular DNA. Double-stranded circular DNA of bacteria. Second statement, it is associated with 70s ribosomes of prokaryotes. That is also the incorrect statement, because 70s ribosomes are associated with protein synthesis. They are associated with protein synthesis. It is associated with plastids. Well, if the question would have been for eukaryotic cell, अगर question eukaryotic cell के बारे में होता तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट था, लेकिन प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं. प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन, it is associated with membranous vesicles. That's absolutely correct. These membranous vesicles which are present in photosynthetic prokaryotic bacteria where chlorophyll is present are known as chromatophore. They are known as chromatophores. So option D is the correct answer to this question. Let's move to the next question. Elephantiasis disease of human beings is caused by? Well, elephantiasis is caused by Wucheria bancrofti. This nematode, it is a worm which is generally known as filarial worm. It is also known as filarial worm, which belongs to nematoda. It belongs to nematoda group. So Wucheria bancrofti is responsible for elephantiasis disease. Next question. An animal which has very long sticky tongue and ability to change the color. Its body is covered with dry scales and it lays eggs. This element belongs to? Well, we are talking about chameleon over here, and chameleon belongs to class Reptilia. So the organism which we are talking about is chameleon. It changes color, it has dry scales on the body, and it lays eggs on the ground. These are all the characteristics of class Reptilia. These are the characteristics of class Reptilia. So correct answer to this question is option C, class Reptilia. Next question, students. Bone matrix is rich mostly in? Well, this is a pretty straightforward question. The matrix of bone
has calcium and phosphorus as in the abundance. So bone matrix is rich in calcium and phosphorus. So correct answer to this question is option B. Yes, students, the correct answer is option B. Next question. Next question is an assertion reason question. The assertion to the question is tuberculosis is a bacterial disease. Well, this is a correct statement. And reason it cannot be spread by droplet infection. This is an incorrect statement because it does. It spreads by droplet infection. So assertion is true or correct statement and reason is a false or incorrect statement. So seeing the options, it is very clear to me that option C is the correct answer, which is assertion is true but the reason is false. Option C is the correct answer. Let's move to the next question, students. And next question is crocodiles have dash chambered hearts. Even being the reptilia, crocodiles, just like mammals, have 4 chambered hearts. Other reptiles generally have 3 chambered hearts, but crocodiles, they have exceptionally 4 chambered hearts, just like the mammals. So correct answer to this question is option C, 4 chambered hearts. And the last question of our biology segment is the flexibility of plants is due to the tissue which is called the simple permanent tissue, which is responsible for the flexibility of young plants is collenchyma. That's collenchyma. Option D is the correct answer. So that's it in the biology segment from my side, students. Don't forget to join the workshop which will be held on Monday about this particular paper. And if you have not attempted your paper yet, दूसरे slot में जाके पेपर को attempt करने की कोशिश कीजिएगा. Now you can move to the next segment. Thank you so much. What's up, everybody? This is me, Avi Arora, Faculty of Mathematics at GoPrep, and I welcome all the students to this GoPrep's channel for GoPrep's YouTube channel for grade 10. तो बच्चों यार, आज अपन बात करने वाले हैं the much awaited exam GTSC के बारे में. तो आई होप जिस बच्चे ने GTSC दिया है, आई एम प्रीटी श्योर कि यार बच्चों तुम्हारा एग्जाम अच्छा हुआ होगा. अब अच्छा हुआ है नहीं हुआ है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना. सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, दैट विल डिस्कस कि जो टुडेज द एनालिसिस ऑफ द एंटायर मैथ्स पोर्शन ऑफ द फर्स्ट slot of GTSC. Now for all the students who are not able to appear for this exam, guys, I suggest कि quickly go to GoPrep's app and there register for the next slot. Next slot के लिए आपको register करना है. If you have missed out the chance to appear for this one, and let's have a look at all the questions that were there in the first slot. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से. मेरे को चैट में मेरे को कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा. वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट इजी? एंड आंसर की आज मैं शेयर करने वाला हूं. आई एम गोना शेयर विद द आंसर की. आई एम गोना टेल यू व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड देन विल डिस्कस. मेरे को कमेंट से बताना यार पेपर में कितने क्वेश्चंस किस बच्चे के सही से हुए इन मैथ्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो गाइस लेट्स क्विकली गेट गोइंग. दिस इज मी अवी अरोड़ा एंड आज हम बात करने वाले हैं कि जीटीएससी स्लॉट 1 का पेपर कैसा था. ठीक है, so let's have a look at all the questions one by one. This is the first question on screen. Now first question states कि EFGH are respectively midpoints of sides of a parallelogram ABCD. यहाँ पर मतलब वो क्या रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD. There is a parallelogram ABCD and we have another parallelogram. अगर इनके मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो बच्चा जानता है एक मिड पॉइंट थ्योरम है जिससे we could say that even the inside figure, ये भी अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो जो बीच में जो फिगर बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक पैरेललोग्राम होगा. नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू पैरेललोग्राम्स. राइट, हमको यार इन दोनों पैरेललोग्राम्स के बीच का रेशियो एरिया का रेशियो निकालना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स से पॉइंट्स हमको दे रखे हैं A B C D, इनको मार्क कर देता हूं मैं.
फिर कहा है कि EFGH ये इनके मिड पॉइंट्स हो गए, राइट। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, क्या है वो कंस्ट्रक्शन की आई एम गोइंग टू जॉइन द 2 पॉइंट्स H एंड F। अब H और F को ज्वाइन करने से क्या होगा, बच्चा जानता है, इसको आप समझ गया होगा, मेरे ख्याल से सबको आंसर आ गया होगा कि यार H और F को जब आप ज्वाइन करोगे तो मुझे ये दे रखा कि H मिड पॉइंट है, देयरफॉर DH की जो वैल्यू है ये CF के बराबर है। दीज टू आर इक्वल, राइट। सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, मोर ओवर दे आर पैरेलल ऑलरेडी। ये तो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि ये जो DHFC है ना, इज अ पैरेललोग्राम। DHFC एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब कि ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल, देयरफॉर कैन आई से ट्रायंगल HGF का जो एरिया है दैट विल बी हाफ ऑफ DHFC। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाई कर रहे हैं HF साइड पे, एंड they lie between the two parallel sides, one of them is HF, the other one is DC। तो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम lie between same parallel lines and on same base, therefore area of triangle becomes half of the parallelogram। Similarly एरिया ट्रायंगल HEF जो है ये भी हाफ हो जाएगा ABFH के, ये भी हाफ हो जाएगा ABFH के। Now we just need to add these two, you'll get to know कि area of EFGH divide by area of ABCD, it's nothing but it's again going to be 1/2। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल उसका हाफ, नीचे वाला ट्रायंगल भी पैरेललोग्राम का हाफ, तो ऐड करोगे तो एंटायर पैरेललोग्राम जो आ रहा है that's going to be the half of the bigger one, the bigger parallelogram। सही है, इजी क्वेश्चन। हाँ जी, कितने बच्चों ने सही कर लिया था क्वेश्चन, मेरे को जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस का क्वेश्चन है, बट दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि यार यहाँ पर तो BE इज 2 टाइम्स EA, BE इज 2 टाइम्स EA, मतलब कि ये 2:1 रेशो में। सिमिलरली DF इज 2 टाइम्स FC, ये भी दिया हुआ है, तो ये भी 2:1 के रेशो में। तो वी नीड टू फाइंड एरिया AECF बाय एरिया ऑफ ABCD। एरिया AECF अपॉन एरिया ABCD निकालना है। ध्यान से देखोगे तो इनके बीच की जो हाइट है, जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ हो रखी है ना यहाँ पे, ये दोनों के लिए सेम है। नाउ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो न्यूमरेटर में है AECF, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाइट टाइम्स बेस कितना है CF, डिवाइड बाय एंटायर पैरेललोग्राम जो ABCD है, हाइट इसके लिए भी सेम है एंड AB। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये AE, या फिर यहां पर देखें ये 1:2 रेशो में है, तो DF अपॉन DC, DF अपॉन ये जो रेशो आ जाएगा दिस विल बी 1:3। H कैंसिल आउट, दिस रेशो बिकम्स 1/3 और इसका आंसर हो जाएगा C। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 22 का आंसर है C। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर से। इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल है, इसका रेडियस 17 है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन इज देयर आर 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स हैं यहाँ पर, और रेडियस दिया है 17 एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 23। अगर ये 17 है, वन ऑफ द कॉर्ड्स लेंथ इज 16, मतलब कि ये 8 है, 17 8 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 15, ये एंटायर पूरा 23 है, दिस द एंटायर लेंथ इज 23। तो अगर ये नीचे वाला 15 है तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 8। तो यहां से एक बहुत अच्छी शॉर्टकट ट्रिक निकल के आती है कि आपको बस इतना देखना है कि अगर एक लेंथ 8 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिकली 23 - 8 बन जाएगी। तो आंसर कितना आ गया इसका, 15 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों बोला है मैंने, उसकी ट्रिक भी सुन लो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी सर। कुछ नहीं करना, आपको यहां से ड्रॉ करना है 17, सेम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या होगा 15 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 इज द हाफ ऑफ द लेंथ, तो एंटायर लेंथ बिकम्स 30। इसका आंसर है D। इजी क्वेश्चन है ये तो मुझे लग रहा है काफी लोगों ने सही किया होगा, ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Of the most easiest question of the entire paper, I would say, at least for maths perspective। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि यार इनमें से कौन से ट्रायंगल के एंगल्स हैं, मतलब कि जस्ट नीड टू चेक कि कहां पर सम 180 आ रहा है, और यू डू जस्ट ऐड द एंगल्स। लेट्स सॉल्व इट 1 by 1। फर्स्ट को किया 30 90 120 60 180, सही है। 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, 180 4 140 30 170 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता। एंगल सम कितना चाहिए हमको, 180 चाहिए, दैट्स ऑल वी नीड टू चेक।
तो यहाँ पे 90 90 180 प्लस 10 190, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, सिर्फ फर्स्ट टू आर द ट्रायंगल्स, तो दैट मींस इट्स सी अगेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सी, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। इफ ईच, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, if you would solve it by a normal method, if you solve it by, let's say, if you solve it by half base into height, या फिर आप इसको s into root s into s minus a s minus b s minus e से हेरॉन्स फार्मूला से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। Now there is one more trick to this question. Now look how would you could have done this question. Now simply sides को डबल कर दिया है, sides को क्या किया है, डबल। तो साइड्स को डबल कर दिया है, तो अभी तक हम ये बात सीख गए हैं कि यार अगर साइड्स डबल हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल गेट 4 टाइम्स। नाउ सिंस, अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार हर एक साइड डबल हुई है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है कि नहीं, ये सारे ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो मुझे ये पता लग गया है, नाउ सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आई कुड सिंपली से कि यार एरिया विल बी, रेशियो ऑफ एरिया विल बी स्क्वायर ऑफ द साइड्स। Now each side gets double, so area becomes 4 times. लेकिन हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हुआ है तो इंक्रीज कितना आ जाएगा, इंक्रीज विल बी 300%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है और भी इजी क्वेश्चन, आपको बस सरफेस एरिया, आपको बस वॉल्यूम निकालना है इन द गिवन कंडीशन। इसने क्या कहा है कि हाइट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, तो कुछ नहीं, h इक्वल्स टू 2 पाई r, मतलब कि वो कह रहा है कि आंसर h की फॉर्म में चाहिए। दैट मींस we need to eliminate r from here. So what's the value of r? It's h upon 2 pi. So volume is equals to, now volume becomes, वॉल्यूम कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई r स्क्वायर h। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r, दैट्स ऑल। r की वैल्यू h, स्क्वायर करना है, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर h एज इट इज, ये पाई से एक पाई कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h क्यूब अपॉन 4 पाई। ये मेरे को लग रहा है सभी लोगों ने सही कर दिया होगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, सही है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इनटू 8, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस हमको दिया है, तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहता है, एक चीज से आपको दूसरे मोल्ड करना है, वी सेड कन्वर्जन ऑफ शेप्स, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो 4/3 पाई 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये रेडियस हमको निकालना है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, और ऐसी कितनी बनी है, ऐसी 8 बॉल्स बनी है, तो r आ गया 10 क्यूब अपॉन 8, 8 को लिख देते हैं 2 क्यूब, दिस इज नथिंग बट 10/2 होल क्यूब, यहाँ पर r क्यूब है, ये r क्यूब है, तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 क्यूब, मतलब r इक्वल्स टू 5। छोटे छोटे जो बॉल्स बनाए हैं उनका रेडियस कितना है, 5 है। अब निकालना क्या, सरफेस एरिया, 4 पाई 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 100 पाई, हमारा आंसर आ गया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। Let's have a look at the next question. Now this was one of the most easiest question. Statistics questions comparatively easy होते हैं, तो बच्चों इसको आपको हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, कभी स्टार्ट क्वेश्चन है उसको जरूर करना है। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया है वीकली इनकम और लेबरर के बीच में, ठीक है, नंबर ऑफ लेबरर्स है और वीकली इनकम दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, कितने लेबरर्स का 400 था, तो 400 के एक्स एक्सिस पे 400 देखा, ये रहा, तो इस पे मेरे को y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है, 40 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर अगेन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ये थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। मेरे को जरूर बताना कितने लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया है ना। आई वुड से कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अलजेब्रा भी है और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स भी है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक बैग में रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल, ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल की x/3 सबका सम कितना आता है, 1 आता है, तो x/3 प्लस x/2 प्लस 1/2 प्लस लेट्स से y है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड, और सम इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 वहां गया, तो x/3 प्लस x/2 5x/6, 1/2 on the other side plus y is 1 minus 1/2, that's again 1/2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, y की वैल्यू 1/2 माइनस 5x/6, 6 का एलसीएम लिया, 3 minus 5x upon 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स का अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर।
एलसीएम सबसे पहला काम क्या है? स्टेप नंबर 1, मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर इज सेम। 5 और 4 का एलसीएम 20 कैसे बनाएंगे? 5 को 4 का मल्टीप्लाई 4, यहां पर 20 कैसे बनेगा? 20 कैसे बनेगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो ये चीज अभी तक न्यूमरेटर सेम आ गया है। जब न्यूमरेटर सेम आ जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जितने नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 निकालने तो 4 का मल्टीप्लाई सब में, तो 4/20 इंटू 4 16/80, 5/20 इंटू 4 20/80। अब बीच वाले सारे नंबर्स लिख दो। 16 से 20 के बीच में आते हैं नंबर्स 17, 18, 19 और डिनोमिनेटर हम रखेंगे सेम। दैट्स आवर आंसर। ये है हमारा आंसर व्हिच मैचेस बाय ऑप्शन 9, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 21 मीटर, ठीक है। हमको डायमेंशंस दिए हैं रेक्टेंगल की एंड वी नीड टू फाइंड कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। तो वो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो अगर आप एरिया ऑफ कोर्टयार्ड को डिवाइड करोगे एरिया ऑफ वन टाइल से, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। टोटल एरिया में कितने टाइल्स निकालने हैं? तो एक टाइल का एरिया डिवाइड कर दो। तो हमने लिखा 20 सबको। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? गलती कहाँ होती है? गलती होती है यूनिट्स में। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। 21 हो जाएगा 2100 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 60 इंटू 60। ये आंसर है हमारा। 0 0 0 0 कैंसिल, 6 यहाँ पर 6 से 3 कैंसिल किया तो 2 बचेगा, 3 कैंसिल किया है 7 बचेगा, ठीक है। तो 6 2 12, 12 कैंसिल कर देते हैं। 12 किया तो यहाँ पर 1 और ये 11, 110 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 770 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिखने में ये लग रहा है कि यार ये कहां से आ गए हैं। पहली बात तो इस वाले सिंबल को बोला जाता है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू द सिंबल्स। क्वेश्चन इजी है बट सिंबल्स नहीं है तो उसका आपको डिफिकल्ट लगा, बट इट्स अ वेरी इजी वन। और ये है ऑग्मा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ओम, ठीक है। तो लैम्डा प्लस ओम इज इक्वल टू -6, लैम्डा प्लस ओम इज इक्वल टू माइनस, सम दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, सम दिया है -6 एंड प्रोडक्ट इज अगेन -4, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सम, तो माइनस ऑफ -6 प्लस 6x, ठीक है। और इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y निकालना है ना, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो लेट्स यूज द वेरिएबल y। तो y स्क्वायर प्लस 6y -4 इज द आंसर। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,3, वेरी इजी वन। देखो ध्यान से, अगर आपको बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है तो आपको ये पता लग जाएगा एक्स एक्सिस डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है। ये 4,3 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 3। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। इजी क्वेश्चन, काफी इजी, थ्योरेटिकल आंसर। 4,19 इज सॉल्यूशन ऑफ, तो ये क्या होगा? अगर 4,19 का सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y को 19 पुट कर दो, x को 4 पुट कर दो, यू विल गेट 19 इक्वल्स टू x को 4 पुट करना है 4a प्लस 3, तो 4a की वैल्यू आ गई 16, a इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू है 4। इजी है, अगेन अ वेरी इजी वन, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। आगे बढ़ते। If the graph of the equation 4x plus 3y equals 12 cuts the coordinate axis at a and b, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम करते हैं ड्रॉ, ठीक है। तो ये a है, ये b है, एट a and b। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा? यहां पर आपको y को 0 पुट करना है, दैट मींस 4x इक्वल्स 12, तो ये 3,0। और यहां पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको y 0 पुट करना है, तो 4x यहां पर x 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0,4। दैट मींस दिस लेंथ इज 4 एंड दिस लेंथ इज 3। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? We have to find the hypotenuse. Pythagoras theorem लगाओ, this will be 5 units. Easy question again. इसका आंसर हो जाएगा C, 5 units.
यूक्लिड थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम यूक्लिड्स ज्योमेट्री, अगर याद है कि नहीं मेरे को जरूर बताना कितने लोगों को याद था और कितने लोग भूल चुके थे इस चीज को, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री, राइट एंगल्स आर इक्वल, सारे राइट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये यूक्लिड ने बताया था। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट जो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा। आगे बढ़ते। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू एच एफ, ठीक है, ए बी पैरेलल है एच एफ के, ये दोनों पैरेलल। व्हाट नेक्स्ट? डी इज पैरेलल टू एफ जी, ठीक है, DE पैरेलल FG। मेजर ऑफ एंगल FDE, F कहाँ है? FDE, ये एंगल निकालना है। तो ये 28 दिया है, तो ये भी 28। तो लेट्स से एंगल इज X, तो पूरा लीनियर पेयर बनाएंगे। 28 प्लस X प्लस 72 इज 180। 28 और 72 100, X प्लस 100 इज 180। तो X की वैल्यू आ गई है 80 डिग्रीज। X इज इक्वल्स टू 80। इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है, इसका आंसर हो गया B 80 डिग्री। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ना अगर आपको थोड़ा बहुत यूनिट्स की अगर आपको नॉलेज है तो दिस इज कॉल्ड मिनट्स, ये है 40 मिनट्स। नाउ 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स। तो यहां पर हमको निकालना है कि कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस 90 में से 72 डिग्री 40 मिनट्स निकालने हैं। तो कितना हो जाएगा ये? This will be 17 degrees plus 20 minutes. That means C. ठीक है। Next question. X और Y की वैल्यू, this is X we need to find, Y निकालना। तो यार यहाँ पर एंगल, मेरे को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है, तो ये X है, ये निकालना है। अगर ये एंगल निकल जाए तो हम इन दोनों का सम 125 पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर ये 55 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इवन दिस विल बी 55 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो x प्लस 55 डिग्री इक्वल्स 125 डिग्री, इक्वल्स 125 डिग्री। सही है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 125 डिग्री माइनस 55, 25 गया 30 और 70 डिग्री आ गया x इक्वल्स 70 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये 70 ये 55, या तो एक्चुअली या तो इसमें लीनियर पेयर लगा लो, तो 180 माइनस 25 यू विल गेट व्हाट 55 डिग्री, या फिर आप चाहो तो एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते, टोटली अप टू यू। तो x 70 y 55, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथ पेपर, इफ एंगल्स ABC and D of quadrant ABCD taken in the order of the ratio 3 7 6 4, तो यार let the angles be 3x 7x 6x plus 4x. Now sum equals 360 angles and property of quadrilaterals. Sum आ रहा है 20x equals 360 degrees. तो x आ गया यहाँ पे 18 डिग्री। सही है, इजी पार्ट, ये तो बिल्कुल इजी पार्ट है। x कितना आ गया? x equals 180 डिग्री, 18 डिग्री, नॉट 180, माई बैड, ये हो जाएगा 18 डिग्री। x 18 आ गया, सारे एंगल्स निकालते हैं, ये हो गया 54 डिग्री। 7 इंटू 18, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 126, ठीक है। 6x 6 इंटू 18, दैट विल बी 108 डिग्रीज, और ये वाला एंगल हो जाएगा 72। नाउ इफ यू वुड नोटिस कि एक पेयर ऑफ एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट मींस इट हैज टू बी अ ट्रेपेजियम, क्योंकि दो पेयर सप्लीमेंट्री है, दैट मींस one pair of line opposite line, not just one pair of opposite sides are parallel, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग गया कि ये एक ट्रेपेजियम है। नाउ दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। मेरे को कमेंट में बताओ कितने लोगों ने सही किया। नाउ आई हैव गिवन यू द एंटायर आंसर की ऑफ दिस पेपर, तो मेरे को कमेंट से बताओ कितने लोगों का पेपर कैसा हुआ, जरूर बताना। एंड ये बताओ कितने लोगों ने 20 सही, सारे के सारे क्वेश्चन सही किए, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग एप्टीट्यूड सेशंस के सॉल्यूशंस। नाउ विल टेक द सॉल्यूशंस ऑफ aptitude portions over here, so stay tuned for that. That's me, Avi Arora, signing off. Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MAT, the mental ability test. I hope your GTSC went really well, and if still you have not attempted it, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us start with the discussion of the questions of aptitude. Guys, the very first question, find the odd element. Guys, you all are well aware that all these three
Haryana, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh are the states, but Jammu and Kashmir is a union territory. Alright, and hence the odd one out is option number A, Jammu and Kashmir. Number 2. Now guys, these are very simple questions, alright, of letter B, I, P, blank, and then next is D. Now guys, the place value of B is 2, I की place value 9 है, P की 16 है, यहाँ पर निकालनी है, and D की place value 4 है. Now you can clearly see that 2 plus 7 is 9, 7, then 2 plus 7 is 9, then 9 plus 7 is 16, again 16 plus 7 will be 23, which will be giving you W, and W plus 7 will be again giving you D. अब आप कहोगे W plus 7 D कैसा आएगा? गाइज W में 7 ऐड करो, W से 7 स्टेप्स आगे जाओ, X, Y, Z, अब Z के बाद क्या करोगे? फिर से आ जाओगे A से, तो A, B, C, D. तो W में जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ऐड करोगे, आपको D आ जाएगा, and hence the right answer is option number A, that is W. Alright, so 1 is for A, 26 is for Z. After that the cycle restarts, 27 from A and 52 to D, and then again guys देखो 1 A के लिए, 26 Z के लिए, after that again 27 A के लिए, then 52 Z के लिए, and then after that again 53 for A, and so on. The cycle keeps on moving. Fine everyone? Now guys, a very simple question. After A you are getting B, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, और D के बाद अब E आना चाहिए. तो जो भी आंसर होगा उसकी शुरुआत E से होगी, जो कि यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता. अब गाइस देखो E तो सभी में आ रहा है, और अब लास्ट लेटर देखो गाइस, लास्ट लेटर सभी का अलग है, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेटर टारगेट करो. U plus 1 is V, V plus 1 is W, W plus 1 is X, and X plus 1 is Y. तो गाइस आंसर वो होगा जिसके शुरुआत में E होगा, लास्ट में Y होगा, बीच में क्या पड़ रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट E एंड Y, स्टार्टिंग में E, लास्ट में Y, केवल एक ऑप्शन में है, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन गाइस, 6 square is 36, 9 square is 81, and hence it is the right answer. और गाइस मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, प्लीज रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 एंड क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ऑलराइट एवरीबॉडी, तो आप में से अगर अभी भी किसी को ये स्क्वायर्स याद नहीं है, देन प्लीज मेमोराइज देम, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. कमिंग टू द नेक्स्ट वन गाइस, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं. ऑलराइट, सो लेट मी चेक ऑप्शन नंबर ए. 4 blanks है 1, 2, 3 and 4, and these 4 blanks have to be filled by 4 elements 1, 2, 3 and 4 in the order. So if you fill B, C, A and B, चेक करो क्या कोई ऑर्डर है? C, B, A, B, C, C, A, B, C, B, A. गाइस कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, C, B, A है, B, C, A है, A, B, C है गाइस, और यहाँ भी C, B है. तब आप कहोगे सर यहाँ C, B और यहाँ C, B कॉमन है, बट बीच का क्या? बीच में तो कोई पैटर्न आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा, और यहाँ पे तो C भी नहीं दिख रहा. इस वाली ट्रिपलेट में, इस वाली ट्रिपलेट यानी 3 एलिमेंट में C नहीं दिख रहा, हेंस A कैन नॉट बी द राइट आंसर. अब B को चेक करो, B ऑप्शन इज A, B, C, B. सो A, B, C, B. अब आप चेक करो कि क्या कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. तो गाइज इस ट्रिपलेट में C ही नहीं है, तो C डबल A, B, B, C, A, C, B, C, B, A, नो यूनिफॉर्मिटी. Even this cannot be the answer. अब C को चेक करो, B, A, C, B. So guys, B, A, C, B. अब इसको जब आप चेक करोगे तो yes, here is a pattern. Guys ये C, B, A है ना, so C comes at the right end. ये C, B, A है, and hence C comes at the right end. तो अब ये क्या हो जाएगा? B, A, C. Now B moves at the right end, तो क्या हो जाएगा? A, C, B. Now A moves at the right end, तो क्या हो जाएगा? C, B, A. And hence this is the right answer. अब आपको ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है. Coming to the next one. Now guys, how many triangles are there in the following figures? अब आप इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करोगे या काउंट करोगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो समय बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूं, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 8. सो गाइज ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए और आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, वेयर n इज इक्वल टू
द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3 एंड 4। सो प्लेस 4 थ्रू आउट ओवर हेयर। तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 9 बाई 8। सो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, और ये क्या आ जाएगा? 27। एंड हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 27। गाइस, जो भी फॉर्मूला मैं बताऊं उसको केवल और केवल उसी टाइप या उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस पे लगाना। फाइन। यानी आप इस फॉर्मूले को ऐसी जगह लगा सकते हो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक कम हो और फिगर केवल और केवल यहीं तक हो, उसमें भी लगा सकते हो। फिगर केवल यहां तक हो तो भी लगा सकते हो। फिगर अगर इससे और थोड़ी सी बड़ी हो जाए और सिमिलर फिगर हो वहां भी लगा सकते हो। फाइन। नेक्स्ट, अब गाइस एक सिंपल ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है हैवीएस्ट को ऊपर रख देते हैं गाइस, हैवीएस्ट को ऊपर रख देते हैं एंड लाइटेस्ट को नीचे रख देते हैं। ठीक है। एंड नाउ लेट अस सी गाइस, कहा जा रहा है Q इज हैवियर देन P, Q इज हैवियर देन P बट लाइटर देन U। ठीक है। Q इज हैवियर देन P बट लाइटर देन U। नाउ R इज लाइटर देन P बट हैवियर देन S। तो गाइस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब देखो, Q इज हैवियर देन P बट लाइटर देन U, R is lighter than P but heavier than S. Who is second heaviest? Guys, second heaviest is Q, and hence the answer is option number A, that is Q is the second heaviest. Next, guys, dismay is to joy, tend is to what? Guys, dismay का क्या मतलब होता है? Guys, what is the meaning of dismay? Dismay means a concern or distress caused by something unexpected. आपने किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी और वो हो गया इन नेगेटिव सेंस, कुछ बुरा हुआ, तो उसको कहते हैं डिसमे। कंसर्न और स्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जॉय इज जस्ट द ऑपोजिट, जॉय इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो डिसमे का एंटोनिम है जॉय। तो गाइस टेंड का एंटोनिम क्या होगा? तो इसके लिए टेंड का मीनिंग जानना होगा। सो गाइस टेंड मीन्स टू बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स समवन और समथिंग। कोई ऐसी आइडिया या किसी व्यक्ति के प्रति इंक्लाइंड रहना, टू बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स समवन और समथिंग। और इसका ठीक एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा इग्नोर। रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है, नेग्लिजिबल का मतलब माइनस, स्पॉइल का मतलब खराब करना। इग्नोर इज प्रॉपर आंसर विच कैन बी मार्क्ड ओवर हियर। फाइन एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन का प्योरली ऑप्शंस के हेल्प से करते हो। कैसे? 24 गिवन है यहां पर, 24, 4, 5, 17 एंड 13। अब गाइस यहां पे देखो, थ्रू आउट यहां पे मल्टीप्लीकेशन फिक्स्ड है। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है? इक्वल्स टू। तो 5 एंड 7 के बीच मल्टीप्लीकेशन फिक्स्ड है। अब गाइस आप यहां पे चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए यहां पे इक्वल्स टू दे रहा है यानी डिवाइड, यहां पे ग्रेटर देन दे रहा है, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, यहां पे भी प्लस दे रहा है, प्लस का मतलब माइनस। और अब बॉडमास रूल लगा दो। जब आप बॉडमास रूल लगाओगे तो पहले ये करोगे, 24 डिवाइडेड बाई 4 इज 6 प्लस 5 11, और यहां पे क्या आएगा? 17 माइनस 13 4। क्या ये बराबर होते हैं? नॉट एट ऑल, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। तो बस आपको इन्हीं को अप्लाई करना है एंड चेक करना है। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस। यहां सब सिंबल्स के मीनिंग देख लो, प्लस का मतलब होता है माइनस। अब गाइस यहां पे क्या सिंबल था? यहां पे प्लस का सिंबल था विच स्टैंड्स फॉर माइनस। सॉल्व करो, बॉडमास रूल। 24 प्लस 4, 28 माइनस 5 इज 23 विच इज नॉट इक्वल टू 4। फाइन एवरीबडी, क्लियर? ये चीजें क्लियर हैं? सो 24 प्लस 4 इज 28 minus 5 is 23 which is not equal to 4 and hence even this cannot be the right answer. अब गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑलराइट, इट विल बी स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग। गाइस इक्वल्स का मतलब यहां पर हो जाएगा डिवाइड। ऑलराइट, सो गाइस इक्वल्स का मतलब यहां हो जाएगा डिवाइड। फाइन एवरीबॉडी, देन ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा प्लस, देन यहां पे भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे सो बॉडमास रूल, 24 बाई 4 6 प्लस 5, 6 प्लस 5
it will be 11. Guys, 6 plus 5, it will be 11. It is not equal to 30. It is not equal to 30, and hence even this cannot qualify to be the answer. And hence अब आपको पता चल चुका होगा कि आंसर इसका क्या होगा. D is the right answer guys. D इसका right answer है. मैं आपको बता भी दे रहा हूँ क्यों D right answer है. Plus stands for minus, less than stands for multiply, and plus stands for minus. अब जरा आप इसको यूज करो. Bodmer's rule says पहले multiply होगा 20. तो 24 minus 20 is equal to 4, and yes, 4 is equal to 4. So left hand side is equal to right hand side, and that is why this is the right answer. Fine everybody? Alright? And now guys, coming to the next question. अब यहाँ पे कहा गया है that jungle is coded as UJNGEL. Then how will banded BANDID be coded? ठीक है गाइस, तो आप कैसे कोड करोगे? देखो, इनका इंटरचेंज हो रहा है, दिस इज एज इट इज, दिस इज एज इट इज, इनका इंटरचेंज हो रहा है. तो गाइस यहाँ पे इनको इंटरचेंज करो A and B, these two will be as it is, and इनको इंटरचेंज करो ID. तो गाइस क्या हो जाएगा? ABNDID, ABNDID, and that is the required answer. And hence with this we have come to end of the session. Do not forget to attend the workshop on Monday. Monday को workshop होगा, उसको attend करना बिल्कुल ना भूलें. Thank you and have a great day ahead. See you.